हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि मीर जाफ़र तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम देखते हैं क्या, मीर कासिम। ठीक है, तो मीर जाफ़र की हटने के बाद यहाँ पे बंगाल का नवाब बनते हैं कौन, मीर कासिम। तो मीर कासिम 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम जैसे ही बंगाल के नवाब बनते हैं तो उनको पता हो जाता है कि इससे पहले जो नवाब थे मीर जाफ़र, उसको क्या किए, सारे पैसे उसको धीरे धीरे अंग्रेज उससे क्या करे, लेते गए। ठीक है, जिसकी वजह से उसका खजाना खाली हो गया। अंग्रेजों के जो भी रणनीतियां थी धीरे धीरे मीर कासिम जान चुका था। ठीक है, तो कहा जाता है कि अलवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य जो नवाब बना वो कौन था, मीर कासिम ही था। ठीक है, बंगाल का नवाब जो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब मीर कासिम को ही माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया कि जैसे ही उसको पता चल गया षड्यंत्र के बारे में, अंग्रेजों के षड्यंत्र के बारे में, तो ये सबसे पहले अपना क्या किया कि जो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, जो बंगाल में पड़ता है, उसको क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया। मुंगेर आज वर्तमान में बिहार में पड़ता है, तो उसको क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर कर दिया। ठीक है, इसका कारण ये था कि जो अंग्रेज थे वो बंगाल में अगर ये रहेगा, नवाब अगर रहता है बंगाल में मुर्शिदाबाद में, तो ये क्या करेंगे, बार बार अंग्रेज वहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना राजधानी मुंगेर परिवर्तित कर दिया। मुंगेर परिवर्तित करने के कारण अंग्रेजों से दूरियां बढ़ेंगी। जैसे दूरियां बढ़ेंगी तो उसके मामले में अंग्रेज जो कि हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला कारण तो ये था। ठीक है, दूसरा कारण ये हुआ कि इसने क्या किया कि जो अंग्रेजों का दस्तक था, यानी फ्री में जो पास था, अंग्रेज जो कहीं भी जा रहे थे, अपने माल को लेकर आ रहे थे, जा रहे थे, व्यापार कर रहे थे, भारतीय व्यापारों से उसके बदले पैसे ले रहे थे, जो फ्रेक्सियर ने दिया था दस्तक। ठीक है, तो वो दस्तक का जो प्रयोग ये लोग कर रहे थे अंग्रेज, उस पर क्या करता है, पूरी तरह से रोक लगा देता है। बस कुछ समझ रहे हैं, पूरी तरह से क्या कर देता है मीर कासिम, रोक लगा देता है। ठीक है, मतलब क्या था कि उसी दस्तक का प्रयोग भारतीयों को देकर के, भारतीय व्यापारों को देकर के, और भारतीय व्यापारों से क्या करते थे, वो पैसे लेते थे, और ये क्या करते थे, वो पैसा मीर कासिम के पास पहुंचता नहीं था। ठीक है, तो वो एक तरफ से अपना सामान तो लेकर आते थे फ्री में, और उसी का प्रयोग करके अपनी कमाई करते थे, जिसके कारण से अंग्रेजों की दिन प्रतिदिन आय बढ़ती जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि मीर कासिम वो जो दस्तक था उस पर क्या करता था, पूरी तरह से रोक लगा देता है। तो मीर कासिम क्या किया कि 2 वर्षों तक इस दस्तक को फ्री कर दिया, यानी भारतीयों के लिए भी अंग्रेजों के लिए तो फ्री था ही, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो आय थी अब वो हो नहीं पा रही थी। क्यों, क्योंकि अब भारतीयों के लिए भी वो दस्तक क्या हो गया, फ्री हो गया। भारतीय व्यापारी भी अब कहीं से भी सामान लेकर आते थे, जाते थे, उसको सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था। ठीक है, जिसके कारण से अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच क्या हुआ, तनाव बढ़ता गया, और तनाव बढ़ने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज इसे युद्ध की घोषणा कर देते हैं, यानी मीर कासिम के साथ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब बक्सर का युद्ध देखते हैं उसमें। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो बक्सर आज जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। ठीक है, किसके किसके बीच बक्सर का युद्ध हुआ था, तो ठीक है देखिए, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, दूसरा था शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था उस समय, और सुजाऊ दौला अवध के नवाब थे। ये तीनों लोग एक साइड थे और अंग्रेज एक तरफ थे, यानी अंग्रेजों और इन तीनों के बीच बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं कि मीर कासिम इन दो लोगों के पास भाग कर आते हैं, सुजाउद्दौला और शाह आलम से मिलते हैं। ठीक है, और मिलने के बाद ये तीनों लोग रणनीति बनाते हैं कि अंग्रेजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर खदेड़ देंगे। ठीक है, तो ये तीनों लोगों के मिलने के बाद करीब 40-50 हज़ार सैनिक इनको पास हो जाते हैं, और उन्हीं सैनिकों के लेकर के ये बक्सर के युद्ध में क्या करते हैं, उतरते हैं ये तीनों लोग। ठीक है, लेकिन बक्सर का युद्ध तो स्टार्ट होता है, और बक्सर का युद्ध के समय ही बंगाल का गवर्नर कौन था भाई, बेनिस्टार्ड था। बंगाल का गवर्नर उस समय बक्सर के युद्ध के समय कौन था, बेनिस्टार्ड था। क्यों, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, वो ब्रिटेन चला गया था, उसके बाद ये बेनिस्टार्ड बने थे। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर बन गया।
तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर थे। ठीक है, इनको ये क्या थे, मीर कासिम वहां से भागकर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बक्सर का युद्ध तो होता है, लेकिन बक्सर का युद्ध पूरी तरह से एक कहा जा सकता है कि सही तरीके से लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, सैनिक जो कार्रवाई थी उस तरह से लड़ा गया युद्ध था। और बक्सर के युद्ध करते करते ये तीनों लोग युद्ध करते करते मीर कासिम पराजित हो जाते हैं। और मीर कासिम पराजित होने के बाद तुरंत उसी समय भाग कर चले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में ही 1765 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये शाह आलम दीकी थे मुगल बादशाह और शुजाउद्दौला, इन दोनों लोगों को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से जो बक्सर का युद्ध कहा जाता है कि एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, एक सही तरीके से लड़ा गया युद्ध था, जो कि वहीं प्लासी का युद्ध जो था जो षड्यंत्रकारी युद्ध था। ठीक है, अब देखते हैं बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम रहे। तो देखते हैं बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना हो गई। वास्तविक रूप से अंग्रेजों की भारत में क्या होगी, स्थापना हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी के शासन पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए। ठीक है, यानी बंगाल जो बिहार और उड़ीसा था पूरी तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गया। यानी अब जैसे अंग्रेज चाहेंगे वैसे ही वहाँ पे क्या होगा, कार्यभार चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट, बक्सर के युद्ध के बाद ही क्या हुए, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, दो संधियाँ होती हैं। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। अगला पॉइंट है 5 जनवरी 1765 ईस्वी को मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ, दिल्ली में हो जाती है। ये पॉइंट हम बता चुके हैं आपको। अगला पॉइंट देखिए, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बनाया गया। ठीक है, तो इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना, नजमुद्दौला, जो ये मीर जाफर का ही पुत्र था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इलाहाबाद की संधि में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इलाहाबाद की संधि। तो 2 इलाहाबाद की संधियाँ हुई थी, जिसमें पहली संधि क्या थी, पहली संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, जिसमें पहली संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, ये संधि याद रखिएगा, किसके किसके बीच हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं उस संधि में क्या क्या हुआ था। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, यानी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, जो राजस्व संबंधी मामले हैं, वो किसको दे दिए गए, अंग्रेजों को दे दिए गए। ठीक है, और मुगल बादशाह को दीवानी के बदले, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के बदले 26 लाख प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, यानी जब मुगल बादशाह क्या किए कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे देते हैं, तो उसके बदले अंग्रेज क्या करेंगे, 26 लाख प्रति वर्ष मुगल बादशाह को देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, ये इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे दिया गया। ठीक है, यानी अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे उनसे छीन लिया गया इलाहाबाद और कड़ा, और किसको दे दिया गया, मुगल बादशाह को दे दिया गया। ठीक है, दूसरी संधि देखते हैं, दूसरी संधि कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, तो दूसरी संधि में किसके किसके बीच हुई थी, तो शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। दूसरी संधि किसके बीच हुई थी, शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना शुजाउद्दौला अंग्रेजों को देंगे। मतलब कहने का कि शुजाउद्दौला जो अंग्रेजों के विरुद्ध जा करके बक्सर के युद्ध में लड़े थे, उसी के युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए कौन देंगे, शुजाउद्दौला अंग्रेजों को देंगे। वो इसलिए हर्जाना मांगे कि उनसे तो कोई दुश्मनी थी नहीं शुजाउद्दौला की अंग्रेजों से, लेकिन ये जा करके खुद मीर कासिम के साथ लड़े थे, इसलिए इनको युद्ध हर्जाना 50 लाख रुपए देना पड़ा। ठीक है, तो ये बक्सर युद्ध के बाद जो बंगाल के नवाब बने थे नजमुद्दौला बने थे, नजमुद्दौला के बाद सफुजुद्दौला बने, और लास्ट जो मुगल बंगाल के नवाब बने वो मुबारक-उद-दौला बने। ठीक है, तो यही मुबारक-उद-दौला बंगाल के अंतिम नवाब थे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे, तो मुबारक-उद-दौला थे। ठीक है, उसी को पराजित करके वारेन हेस्टिंग्स ने जो बंगाल की नवाबी थी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, और वही वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।